मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर पुस्तक का विमोचन किया और इस दौरान प्रदेश की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि हमने 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी के सामने खड़े पहचान के संकट को दूर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 28 मार्च को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। राहुल गांधी ने लोकसभा से निलंबन रद्द होने वाले सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान संसद की कार्यवाही पर चर्चा की। यह वे सांसद हैं जिनका निलंबन मंगलवार को रद्द किया गया था। ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं और इसका सीधा असर भारतीय रुपए पर पड़ा है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 92.62 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में देश की प्रगति की सराहना करते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में डेटा की लागत में 97% की गिरावट आई है और एक माह में 20 अरब से अधिक डिजिटल लेन देन के साथ भारत विश्व स्तर पर डिजिटल लेन देन में अग्रणी बन गया है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि कार्यालय में साफ सुथरे, शालीन और औपचारिक कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। वहीं कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारत जनजाति महोत्सव 2026 कल से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया है और ये महोत्सव 30 मार्च तक चलेगा। इस महोत्सव में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं इस महोत्सव में देश भर के 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे और 300 से अधिक जनजातीय कारीगर शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अधिकांश नाटो सहयोगी देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस बीच उन्होंने नाटो गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका को विदेशी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़ में विकसित हो रहा। पार्क के भीतर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और इस पार्क को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि निवेशकों को यहाँ काम करने में कोई बाधा न आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि ईरानी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में मदद के लिए लगभग 200 यूक्रेनी वायु रक्षा विशेषज्ञ तैनात हैं। ब्रिटेन की यात्रा के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि जहां प्रत्येक ईरानी ड्रोन की कीमत लगभग $50,000 है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी उन्हें रोकने के लिए लगभग $40 लाख मूल्य की मिसाइलों का उपयोग कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वंदे भारत ट्रेनों में कई उन्नत सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की गई हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेन में स्वदेश में विकसित कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। हवाई सफर करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब फ्लाइट में 60% सीटें बिल्कुल फ्री होंगी, यानी सीट चुनने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा एक साथ टिकट बुक करने पर पूरा परिवार प्लेन में अगल बगल ही बैठेगा। वहीं फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर भी एयरलाइंस की मनमानी नहीं चलेगी और इस पर भी कड़े नियम लागू हुए हैं। नेपाल के खोटांग जिले में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस बीच हादसे के समय हेलीकॉप्टर में एन पायलट समेत कुल 6 लोग सवार थे। इस हादसे में एक यात्री घायल हुआ है जबकि पायलट और अन्य लोग सुरक्षित हैं। सांसद कंगना रनौत का कहना है कि संसद में राहुल गांधी अनुशासनहीन व्यवहार करते हैं और संसद में महिला सांसद उनसे असहज महसूस करती हैं। वहीं कंगना ने प्रियंका गांधी के व्यवहार की तारीफ की और कहा कि उन्हें अपनी बहन को देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने केरल में 5 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर उनके स्थान पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की है। वहीं नवनियुक्त अधिकारियों को आज सुबह तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने 13 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। मेटा ने इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है जिसके तहत 8 मई के बाद प्लेटफॉर्म पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर का सपोर्ट खत्म कर दिया जाएगा। ये फीचर जिसे प्राइवेट मैसेजिंग को मजबूत करने के लिए लाया गया था। हाल ही में बातचीत के दौरान एप्पल के CEO टिम कुक ने अपने रिटायरमेंट की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ तौर से कहा है कि उन्हें अपने काम से बेहद प्यार है और फिलहाल उनके रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने उद्योग, कृषि, सड़क निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को लक्षित करते हुए 54,926 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख योजनाओं पर मुहर लगाई है। पंजाब सरकार ने स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक के सहयोग से पंजाब शिक्षा क्रांति के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा प्रणाली को विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अनुकूल बनाना है।
पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत में ऊर्जा आपूर्ति पर सरकार ने अहम जानकारी साझा की है। इस बीच सरकार द्वारा साफ किया गया कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए घरेलू एलपीजी के उत्पादन में लगभग 40% की भारी वृद्धि की गई है। इस बीच उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 12,000 छापे मारे गए और लगभग 15,000 सिलेंडर जब्त किए गए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी गई आयर, इसका ऐलान बजट में किया गया था। इसके अलावा FCRA संशोधन बिल को भी मंजूरी मिली है। असम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर कई मुद्दों पर लगातार अपमान का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति बाधित होने के बाद भारत ने रूसी तेल आयात बढ़ाया है। इस बीच चीन की ओर जा रहे एक रूसी तेल टैंकर बीच रास्ते में ही अपना मार्ग बदलकर भारत का रुख कर लिया है। सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज किया है। यह मामला वर्ष 2013 से 2017 के बीच अनिल अंबानी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंक से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इस बीच जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से पारदर्शिता की अपेक्षा होती है, लेकिन वर्तमान सरकार लगातार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने रात भर चले हवाई हमले में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को मार गिराया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने यह घोषणा की। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं चुनावों और 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, हिंसा मुक्त और प्रलोभन मुक्त तरीके से कराए जाएंगे ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय के अपना मतदान कर सके। राज्यसभा से आज पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उपसभापति हरिवंश समेत 59 सदस्यों को विदाई दी गई। इसमें 20 राज्यों से कुल 59 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 9 महिला सदस्य भी शामिल हैं। वहीं रिटायरमेंट के मौके पर सांसदों के राजनीतिक योगदान पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों के विदाई सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता है। वहीं पीएम मोदी ने जाने वाले सांसदों के काम की तारीफ की और कहा कि यह सांसदों की विदाई ऐसा मौका है जो हर 2 साल में सदन को भावुक कर देता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में वरिष्ठ नेताओं के योगदान की प्रशंसा की और HD देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा संसदीय सेवा में समर्पित किया है। नए सांसदों को उनसे सीखना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भी भारत को ऊर्जा आपूर्ति में बड़ी राहत मिली है। जगलाड़ की टैंकर 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा, जिससे सप्लाई मजबूत हुई है। वहीं शिवालिक और नंदा देवी के बाद LPG और कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचने वाला यह तीसरा जहाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने UAE के राष्ट्रपति को ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा भी की। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की समीक्षा कर रही GPC का कार्यकाल मानसून सत्र के तक बढ़ा दिया है। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और इस आग में जलकर 9 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इस बीच दमकल विभाग की 30 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहाँ बिहार के किशनगंज जिले के 6 लोगों समेत कुल 8 लोगों की मौत आग लगने से हो गई। दरअसल चार्जिंग पर लगी एक इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट की हुआ और इससे आग फैल गई और देखते ही देखते मकान में रखे गैस सिलेंडरों में धमाके होने लगे। दिल्ली के पालम और इंदौर में हुए भीषण आग हादसों में कुल 14 लोगों की मौत हो गई। इस बीच पीएम मोदी ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।